मेरा उससे कोई खास जान पहचान नहीं था। शादी से पहले जिस ऑफिस में मैं काम करती थी वही था वह। आज फ्रेंच क्लास अटेंड करते वक्त उससे फिर मुलाकात हुई। पति से कहने पर अपने फ्री टाइम का सदुपयोग करने के विचार से मैंने यह क्लास ज्वाइन की थी। हाय, वह चमकती आंखों के साथ अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं मुस्कुरा उठी। ओह तुम, सो नाइस टू मीट यू। नाम याद नहीं आ रहा था मुझे उसका। उसने स्वयं अपना नाम याद दिलाया। विनीत, पहचाना आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। मैंने यह बात जाहिर नहीं होने दी कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं। और सब कैसा है? उसने पूछा। सब ठीक है, यहीं पास है घर मेरा। पति नेवी में हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी 5वीं कक्षा में हैं और छोटी दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वाह ग्रेट। वह अब मेरे साथ चलने लगा था। मैं 2 सप्ताह पहले ही मुंबई आया हूँ। वैसे दिल्ली में रहता हूँ। मेरी कंपनी ने 6 महीने के प्रोजेक्ट वर्क के लिए मुझे यहाँ भेजा है। सोचा फ्री टाइम में यह क्लास भी ज्वाइन कर लूँ। गुड। अच्छा विनीत, अब मैं चलती हूँ। यहीं से रिक्शा लेना होगा मुझे। ओके बाय। कह वह चला गया। मैं घर आ गई। अगले 2 दिनों की छुट्टी ली थी मैंने। मैं घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त रही। बड़ी बेटी का जन्मदिन था और छोटी का नए स्कूल में दाखिला कराना था। 2 दिन बाद क्लास पहुंची तो विनीत फिर सामने आ गया। आप 2 दिन आई नहीं? मुझे लगा कहीं क्लास तो नहीं छोड़ दी। नहीं, घर में कुछ काम था ना, इसलिए नहीं आ पाई। वह चुपचाप मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। क्लास के बाद निकलने लगी तो फिर मेरे सामने आ गया। कॉफ़ी? नहीं, कॉफ़ी नहीं, घर जल्दी जाना है। बेटी आ गई होगी और फिर पति आज डिनर भी बाहर कराने वाले हैं। मैंने उसे टालना चाहा। ओके चलिए, रिक्शा तक छोड़ देता हूँ, विनीत बोला। मुझे लगा अजीब, फिर भी साथ चल दी। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। मैं सोच रही थी यह तो दोस्ती की फिराक में है, जबकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। पति हैं, बच्चे हैं मेरे, आखिर चाहता क्या है मुझसे? तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी। आपको अपूर्वा याद है? हाँ याद है, वही ना जो आशीष सर की पर्सनल असिस्टेंट थी। हाँ पता है, वह अमेरिका शिफ्ट हो गई है। अपनी खुद की कंपनी खोल ली है वहाँ। सुना है किसी करोड़पति आदमी से शादी की है। ओह गुड, काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी अपूर्वा। हाँ, मगर उसने एक काम बहुत गलत किया। अपने प्यार को अकेला छोड़कर चली गई। प्यार? कौन, आशीष? हाँ, बहुत चाहते थे आशीष सर उसे। मैं जानता हूँ, वे अपूर्वा के लिए जान भी दे सकते थे, मगर आज के ज़माने में प्यार और जज्बात की कद्र ही कहाँ होती है। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। कह मैंने रिक्शे वाले को रोका और उसमें बैठ गई। वह भी अपने रास्ते चला गया। मैं सोचने लगी, आजकल बड़ी बातें करने लगा है, जबकि पहले कितना खामोश रहता था। मैं और मेरी दोस्त प्रिया अक्सर मजाक उड़ाते थे इसका, पर आज तो बड़े जज्बातों की बातें कर रहा है। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। फिर पूरे रास्ते उस पुराने ऑफिस की बातें ही सोचती रही। मुझे रघु याद आया। बड़ा हैंडसम था। ऑफिस की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। मैं भी उसे पसंद करती थी, मगर मेरा मन तो सुमित की तरफ ही था। यह बात अलग है कि सुमित से शादी के बाद एहसास हुआ कि 4 सालों तक हमने मिलकर जो सपने देखे थे उनके रंग अलग अलग थे। हम एक दूसरे के साथ तो थे, पर एक दूसरे के लिए बने हैं ऐसा कम ही महसूस होता था। शादी के बाद सुमित की बहुत सी आदतें मुझे तकलीफ़ देती, पर इंसान जिसे प्यार करता है उसकी कमियां दिखती कहाँ हैं। शादी से पहले मुझे सुमित में सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती थी, मगर अब सिर्फ रिश्ता निभाने वाली बात रह गई थी। वैसे मैं जानती हूँ वे मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं, मगर पैसा सदा से उनके लिए पहली प्राथमिकता रही है। मैं भी कुछ उदासीन सी हो गई थी। अब दोनों बच्चियों को अच्छी परवरिश देना ही मेरी
जीवन का मकसद रह गया था। अगले दिन विनीत गेट के पास ही मिल गया। पास की दुकान पर जूस पी रहा था। उसने मुझे भी इनवाइट किया, पर मैं साफ मना कर अंदर चली गई। क्लास ख़त्म होते ही वह फिर मेरे पास आ गया। चलिए रिक्शे तक छोड़ दूँ? कह मैंने अनमनी सी उसके साथ चलने लगी। उसने टोका, आपको वो मैसेज याद हैं जो आपके फ़ोन में अनजान नंबरों से आते थे? हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता यह सब? मैं चौंकी। दरअसल आप एक बार अपनी फ्रेंड को बता रही थी, तो कैंटीन के पास ही मैं बैठा था, अतः सब सुन लिया। आपने कभी चेक नहीं किया कि उन्हें भेजता कौन है? नहीं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त कहाँ था, और फिर मैं ऑलरेडी इंगेज थी। हाँ, वह तो मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने बताया था आपके बारे में। सच, आप कितनी खुशहाल हैं, जिसे चाहा उसी से शादी की। हर किसी के जीवन में ऐसा कहाँ होता है। लोग सच्चे प्यार की कदर ही नहीं करते, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बेतहासा प्यार करके भी लोग अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। क्या बात है, कहीं तुम्हें भी किसी से बेतहासा प्यार तो नहीं था? मैं व्यंग से मुस्कुराई तो वह चुप हो गया। मुझे लगा मेरा इस तरह हंसना उसे बुरा लगा है। शुरू से देखा था मैंने, बहुत भावुक था वह। छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती थी। व्यक्तित्व भी साधारण सा था, ज़्यादातर अकेले ही रहता। गंभीर मगर शालीन था। उसके 2 ही दोस्त थे, उनके काफ़ी करीब भी था, मगर उसे इधर उधर वक्त बर्बाद करते या लड़कियों से हंसी मजाक करते कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ी सीरियस होकर बोली, विनीत, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और तुम्हारी पत्नी क्या करती है? मैडम, आपकी मंजिल आ गई। उसने मुझे टालना चाहा। ठीक है, पर मुझे जवाब दो। मैंने जिद की तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपना जीवन एक एनजीओ के बच्चों के नाम कर दिया है। मगर क्यों? शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में प्यार नहीं लिखा होता, और बिना प्यार शादी को मैं समझौता मानता हूँ। फिर समझौता मैं कभी करता ही नहीं। यह कहकर विनीत चला गया। मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। मैं पुराने ऑफिस में अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी, उसे कभी अहमियत नहीं दी। मैं उसके बारे में और जानने को उत्सुक हो रही थी। मुझे उसकी बातें याद आ रही थी। मैं सोचने लगी, उसने मैसेज वाली बात क्यों कही? मैं तो भूल भी गई थी। वैसे वे मैसेज बड़े प्यारे होते थे। 4 महीने तक रोज़ 1 या 2 मैसेज मुझे मिलते, अनजान नंबरों से। 4 बार मैंने फ़ोन भी किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। घर पहुंचकर मैं पुराना फ़ोन ढूंढने लगी। स्मार्टफ़ोन के आते ही मैंने पुराने फ़ोन को रिटायर कर दिया था। 9 सालों से वह फ़ोन मेरी अलमारी के कोने में पड़ा था। मैंने उसे निकाल कर उसमें नई बैटरी डाली और बैटरी चार्ज कर उसे ऑन किया। फिर उन्हीं मैसेज को पढ़ने लगी। उत्सुकता उस वक्त भी रहती थी और अब भी होने लगी कि ये मैसेज मुझे भेजे किसने थे। ज़रूर विनीत इस बारे में कुछ जानता होगा, तभी बात कह रहा था। फिर मैंने तय किया कि कल कुरेद कुरेद कर उससे यह बात ज़रूर उगलवाऊंगी। पर अगले 3 दिनों तक विनीत नहीं आया। मैं परेशान थी, रोज़ बेसब्री से उसका इंतज़ार करती। चौथे दिन वह दिखा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पास चली गई। फिर पूछा, विनीत, इतने दिन कहाँ थे? वह चौंका। मुझे करीब देखकर थोड़ा शक पकाया। फिर बोला, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो मेरी भी कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती। क्यों, क्या हुआ? विनीत ने चिंतित स्वर में पूछा। बस किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तभी आपके चेहरे पर थकान और कमजोरी सी नज़र आती है। मैं सोच भी रहा था कि पहले जैसी रौनक चेहरे पर नहीं दिखती। हाँ, दवा जो खा रही हूँ, मैंने कहा। फिर सहज ही मुझे मैसेज वाली बात याद आ गई। मैंने पूछा, अच्छा विनीत, यह बताओ कि वे मैसेज कौन भेजता था मुझे? क्या तुम जानते हो उसे?
विनीत मेरी तरफ एकटक देखते हुए बोला, हाँ, असल में मेरा एक दोस्त था। बहुत प्यार करता था आपसे, पर कभी कह ही नहीं पाया, और फिर जानता भी था कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए कभी मिलने भी नहीं आया। मैंने लंबी सांस ली। अच्छा, अब कहाँ है तुम्हारा वह दोस्त? वह मुस्कुराया। अब रिया, वह इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो चुका है। और फिर आप भी तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आपको परेशान करने वह कभी नहीं आएगा। यह सही बात है विनीत, पर मुझे यह जानने का हक तो है कि वह कौन है और उसका क्या नाम है। वक्त आया तो मैं उसे आपसे मिलवाने ज़रूर लाऊंगा, मगर फ़िलहाल आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। मैं विनीत को देखती रह गई कि यह इस तरह की बातें भी कर सकता है। मैं मुस्कुरा उठी। क्लास ख़त्म होते ही विनीत मेरे पास आया और रिक्शे स्टैंड तक मुझे छोड़कर चला गया। उस शाम तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। 3 दिन मैंने पूरा आराम किया। चौथे दिन क्लास के लिए निकली तो बड़ी बेटी भी साथ हो ली। उसकी छुट्टी थी। उसी रास्ते उसे दोस्त के यहाँ जाना था। इंस्टीट्यूट के बाहर ही विनीत दिख गया। मैंने अपनी बेटी का उससे परिचय कराते हुए बेटी से कहा, बेटा, ये हैं आपके विनीत अंकल। तभी विनीत बैग से चॉकलेट निकाला और फिर बेटी को देते हुए बोला, बेटा देखो, अंकल आपके लिए क्या लाए हैं। थैंक यू अंकल, उसने खुशी से चॉकलेट लेते हुए कहा। अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? अरे बेटा, यह सब तो महसूस करने की बात है। मुझे लग रहा था कि आज तुम मम्मी के साथ आओगी। वह मुस्कुरा उठी। फिर हम दोनों को बाय बाय कहकर अपने दोस्त के घर चली गई। हम अपनी क्लास में चले गए। विनीत अब मुझे काफ़ी भला लगने लगा था। किसी को करीब से जानने के बाद ही उसकी असलियत समझ में आती है। विनीत भी अब मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगा, मगर हमारी बातचीत और मुलाकातें सीमित ही रही। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। फिर एक दिन अचानक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सभी जांचें हुई। पता चला कि मेरी एक किडनी बिल्कुल ख़राब हो गई है। दूसरी तो पहले ही बहुत वीक हो गई थी, इसलिए अब नई किडनी की ज़रूरत थी, मगर मुझसे मैच करती किडनी मिल नहीं रही थी। सब परेशान थे। डॉक्टर भी प्रयास में लगे थे। एक दिन मेरे फ़ोन पर विनीत की कॉल आई। उसने मेरे इतने दिनों से क्लास में न आने पर हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। फिर पूरी बात जान उसने हॉस्पिटल का पता लिया। मुझे लगा कि वह मुझसे मिलने आएगा, मगर वह नहीं आया। सारे रिश्तेदार मित्र मुझसे मिलने आए थे। एक उम्मीद थी कि वह भी आएगा, मगर फिर सोचा कि हमारे बीच कोई ऐसी दोस्ती तो थी ही नहीं, बस एक दूसरे के पूर्व परिचित थे, इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। ऐसे में यह अपेक्षा करना कि वह आएगा मेरी ही गलती थी। समय के साथ मेरी तबीयत और बिगड़ती गई। किडनी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन पता चला कि किडनी डोनर मिल गया है। मुझे नई किडनी लगा दी गई। सर्जरी के बाद कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही। थोड़ी ठीक हुई तो घर भेज दिया गया। फ्रेंच क्लासेस पूरी तरह छूट गई थी। सोचा एक दफ़ा विनीत से फ़ोन करके पूछूं कि क्लास और कितने दिन चलेंगी। फिर यह सोचकर कि वह तो मुझे देखने तक नहीं आया, मैं भला उसे फ़ोन क्यों करूं? अपना विचार बदल दिया मैंने। समय यूं ही बीतता गया। अब मैं पहले से काफ़ी ठीक थी, फिर भी पूरे आराम की हिदायत थी। एक दिन शाम को सुमित मेरे पास बैठे हुए थे कि तभी फ्रेंच क्लासेस का जिक्र हुआ। सुमित ने सहसा ही मुझसे पूछा, क्या वह विनीत तुम्हारा गहरा दोस्त था? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चौंकते हुए कहा। अब तो ऐसे तो कोई किडनी नहीं देता ना। किडनी डोनर और कोई नहीं, विनीत नाम का व्यक्ति था। उसने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ फ्रेंच क्लास में जाता है और तुम्हें अपनी एक किडनी देना चाहता है। तभी से यह बात मुझे बेचैन किए हुए थी। बस इसलिए पूछ लिया। सुमित की आंखों में शक
साफ नज़र आ रहा था। मैं अंदर तक व्यथित हो गई। विनीत सचमुच केवल एक क्लास फेलो था और कुछ नहीं। चलो यदि ऐसा है तो अच्छा, वरना अब क्या कहूँ, कहकर वे चले गए। पर उनका यह व्यवहार मुझे अंदर तक बेध गया कि क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं कि क्या गलत है और क्या सही। किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ दिया जाए। मैं बहुत देर तक परेशान सी बैठी रही। कुछ अजीब भी लग रहा था। आखिर उसने मुझे किडनी डोनेट क्यों की? दूसरी तरफ मुझसे मिलने भी नहीं आया। बात करनी ही होगी सोचते हुए मैंने विनीत को फ़ोन मिलाया, मगर उसने फ़ोन काट दिया। मैं और ज़्यादा चिढ़ गई। फ़ोन पटक कर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी विनीत का मैसेज आया, मुझे माफ़ कर देना रिया, मैं आपसे बिना मिले ही चला आया। कहा था ना मैंने, दीवानों को अपने प्यार की खातिर कितनी भी तकलीफ़ सहनी मंजूर होती है, मगर वे अपनी मोहब्बत की आंखों में तकलीफ़ नहीं देख सकते, इसलिए मिलने नहीं आया। मैं हैरान सी उसका यह मैसेज पढ़कर समझने का प्रयास करने लगी कि वह कहना क्या चाहता है, मगर तभी उसका दूसरा मैसेज आ गया। आपसे वादा किया था ना मैंने कि उस मैसेज भेजने वाले का नाम बताऊंगा। दरअसल मैं ही आपको मैसेज भेजा करता था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जानती हैं ना कि इंसान जिसे प्यार करता है उसके आगे बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। बस यही समस्या है मेरी। एक बार फिर आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। अब बुढ़ापे में ही मुलाकात करने आऊँगा, पर उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा आप मेरा नाम नहीं भूलेंगी। गुड बाय। विनीत का यह मैसेज पढ़कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुस्कुराऊं या रोऊं। अंदर तक एक दर्द मेरे दिल को बेध गया था। सोच रही थी मेरे लिए ज़्यादा गहरा प्यार किसका है, सुमित जिन्हें मैंने सब कुछ अपना दे दिया फिर भी वे मुझ पर शक करने से नहीं चूके, या फिर विनीत का जिसे मैंने अपना एक पल भी नहीं दिया मगर उसने आजीवन मेरी खुशी चाही। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।